नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सीनियर सेकेंडरी भौतिकी वीडियो लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के एक संभावित प्रश्न प्रारूप को पूरे विस्तार से समझेंगे और साइक्लोट्रॉन की संरचना, कार्य प्रणाली के साथ साथ उसके क्या उपयोग हैं और उसकी क्या लिमिटेशन, परिसीमन है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विषय समझ को बेहतर बनाने और उलझनों को दूर करने के लिए हम दो चयनित संख्यात्मक प्रश्न भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए साइक्लोट्रॉन की ये क्लास। ये जो साइक्लोट्रॉन दिखाया गया है ये काफी विशाल विद्युत चुंबकीय उपकरण प्रणाली है जिसे ईस्वी सन 1934 में लोरेंस द्वारा विकसित किया गया था। मूलतः साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरित्र है जो सूक्ष्म कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की मदद से 8 से 70 MeV जैसी उच्च ऊर्जा मानों तक त्वरित कर देता है। और ऐसे त्वरित प्राथमिक कण नाभिकीय भौतिकी में प्रकीर्णन के प्रयोगों में, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उच्च ऊर्जा का कण नाभिक पर मारा जाता है और वो नाभिक में अंदर घुस के या टकरा के अपनी ऊर्जा देके इच्छित परिवर्तन करता है, जिन्हें हम अनुसंधान और उपयोगी नाभिकों के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन नाभिकीय भौतिकी और उच्च ऊर्जा के कणों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बहुत सहज और व्यवहारिक है, जिसमें हम एक क्षेत्र विशेष में विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित विभवांतर की रचना करते हैं जो एक निर्धारित समय अंतराल में आवेशित कण को छोटी छोटी मात्रा में कार्य करके गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है और कण उन छोटी छोटी ऊर्जा अंशों को लगातार इकट्ठा करता हुआ अपनी कुल ऊर्जा को बढ़ा लेता है। और इस हेतु हम कण को एक समरूप और अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। जब आवेशित कण अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका गति का पथ वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है। और इस प्रकार की वर्तुल गति करते समय जब कण का वेग या गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वर्तुल पथ की त्रिज्या तो बढ़ती है लेकिन आवर्तकाल या आवृत्ति समान रहती है। और इन स्थितियों का प्रयोग करके हम साइक्लोट्रॉन की मदद से किसी भी आवेशित कण को न्यूनतम ऊर्जा से अत्यधिक दसियों मिलियन EV जैसी ऊर्जा के साथ नाभिकीय क्रियाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली समझने से पहले उसकी संरचना को जानते हैं। साइक्लोट्रॉन में ये जो D1 और D2 हैं वो D आकार के दो खोखले धात्विक अर्धवर्ताकार और निर्वातित, जिसके अंदर उच्च श्रेणी का निर्वात वैक्यूम बनाया हुआ है, वैसे कक्ष हैं। धात्विक कोश फैराडे केज की जैसे व्यवहार करते हैं और अंदर विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं होने से बाहर का विद्युत क्षेत्र भी इनके अंदर आ नहीं सकता है। इन दोनों D कक्षों को एक अल्प अंतराल के साथ रखा जाता है और इस अल्प अंतराल में एक उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से विद्युत क्षेत्र और विभवांतर पैदा करके कणों को त्वरित किया जाता है। इन D कक्षों के अभिलंब एक समरूप और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव रूप में शक्तिशाली विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिनमें हम अतिचालक तार पदार्थ के तारों में अत्यधिक धारा भेज के D कक्षों के तलों के अभिलंब एक समरूप और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं। एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा पे त्वरित करने की कार्य प्रणाली की शुरुआत एक कण स्रोत से किसी आवेशित कण जिसका आवेश Q और द्रव्यमान M है उसकी उत्पत्ति से होती है, जिसे हम साइक्लोट्रॉन के ठीक मध्य स्थान पे उत्पन्न करते हैं। इस दोनों D के बीच के इस रिक्त स्थान में एक उच्च रेडियो आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभव स्रोत एक विद्युत क्षेत्र और त्वरित विभवांतर बनाता है। दोनों धात्विक D कक्ष फैराडे केज की भांति एक स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रदान करते हैं और यहाँ बीच के क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कक्षों के अंदर असर नहीं कर पाता है। किसी क्षण विशेष पे प्रत्यावर्ती स्रोत धात्विक कक्ष D1 को धन विभव पे और D2 कक्ष को ऋण विभव पे रखता है तो तीर की दिशा में यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जिसका विभवांतर डेल्टा V है तो वो उत्पन्न आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र की दिशा में D1 से D2 की तरफ त्वरित करता है और विभवांतर डेल्टा V द्वारा Q आवेश पर किया गया Q डेल्टा V कार्य कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और उस बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा से कण जब धात्विक कक्ष D2 में प्रवेश करता है तो यहाँ अंदर कोई विद्युत क्षेत्र तो नहीं है लेकिन इसके अभिलंब यहाँ क्रॉस जो दिशा दिखाई गई है तल के अभिलंब अंदर की तरफ एक शक्तिशाली समरूप चुंबकीय क्षेत्र कण की गति के अभिलंब कार्य कर रहा है। दोनों D कक्षों के बीच में
उत्पन्न हुआ धनावेशित कण त्वरित विभवांतर से त्वरित हुआ कण जो वेग और गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, उस ऊर्जा के साथ वो D2 कक्ष के अंदर एक समरूप मजबूत और अभिलंब कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो आवेशित कण पे चुंबकीय क्षेत्र एक बल उत्पन्न करता है, और जब कण के वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में 90 डिग्री कोण होता है तो उस बल से कण का पथ विचलित होकर एक वर्तुल पथ बन जाता है। यहाँ कण की इस तीर की दिशा में गति के लिए लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जा सकती है। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखने के बाद तर्जनी को तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लिया गया है, और मध्यमा जब धनावेश की गति बता रही है तो ये अंगूठा नीले तीर की दिशा में धनावेशित कण पे बल की दिशा बता रहा है, और कण इस QVB बल से जब अपने पथ से विचलित होता है तो केंद्राभिमुख QV बल के प्रतिक्रिया में बराबर और विपरीत अपकेंद्रीय बल mv²/r उत्पन्न हो जाता है, और दोनों बलों की केंद्र की तरफ लगने वाला QVB चुंबकीय बल और बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय mv²/r बलों की साम्य स्थिति से कण के वर्तुल पथ की त्रिज्या का निर्धारण हो जाता है, जो mv में QB का भाग देने से आएगी। हम संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणा mv को ऊर्जा के रूप में भी रख सकते हैं, और संवेग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2me, जहां e कण की ऊर्जा है। कण के वर्तुल पथ की त्रिज्या तो उसके वेग और ऊर्जा के मान पर निर्भर करती है, लेकिन वर्ताकार गति करते समय कण का आवर्तकाल या आवर्तकाल 2πm/qb और आवृत्ति qb/2πm केवल कण के द्रव्यमान आवेश और उपस्थित चुंबकीय प्रेरण के मान पर निर्भर करती है। तो वही कण चाहे जिस वेग या ऊर्जा से गति करे, एक समान आवर्तकाल और आवृत्ति के साथ वर्तुल पथ को बनाएगा और किसी एक निर्धारित समय पश्चात अर्धवृत्ताकार पथ पार करके D2 धात्विक कक्ष से बाहर निकलेगा और D1 की तरफ मुड़ेगा। एक धात्विक D कक्ष में m द्रव्यमान और q आवेश के कण को अभिलंब B चुंबकीय प्रेरण में पूरा चक्र करने में 2πm/qb समय लगता, और वो एक D कक्ष में केवल अर्धचक्र बनाता है, तो अर्धचक्र का समय आधा अगर हम गणना करें तो πm/qb हो जाएगा। और हम साइक्लोट्रॉन व्यवस्था में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रत्यावर्ती विभव स्रोत की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इतने ही समय में उसकी पोलैरिटी बदल जाती है। पहले कक्ष D1 पॉजिटिव था, अब कक्ष D2 पॉजिटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव रहेगा, और दोनों D कक्ष के बीच के इस ग्रीन हाईलाइट किए हुए अंतराल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उल्टी हो जाएगी, और आधा चक्र पार करने के बाद कण जब यहाँ D2 को पार करके अंतराल के मार्फत D1 में प्रवेश करने की स्थितियों में होगा, वो एक बार फिर त्वरित विभवांतर जो दोनों कक्षों के बीच में ΔV लगाया गया है उसमें त्वरित होगा, और Q आवेश पे ΔV विभवांतर के द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में एक और वृद्धि हो जाएगी, और बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा से एक बार फिर कण उसी प्रकार के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र में D1 कक्ष में वृत्ताकार पथ पे गति करता है। अधिक वेग और अधिक ऊर्जा के कण का वर्तुल पथ त्रिज्या अधिक होगी, लेकिन अर्धवृत्त को पार करने का समय कण के द्रव्यमान आवेश और चुंबकीय प्रेरण के अनुसार निर्धारित रहेगा πm/qb, और इतने ही समय में प्रत्यावर्ती विभव स्रोत भी अपनी ध्रुवता बदलेगा, अर्थात दोनों D कक्ष के बीच के वायु अंतराल में त्वरित विभवांतर से त्वरित होकर कण इस अभिलंब समरूप चुंबकीय प्रेरण B में अधिक वेग और अधिक ऊर्जा के साथ अधिक त्रिज्या के पथ पर गति करता हुआ निर्धारित समय पश्चात πm/qb समय पश्चात एक बार फिर D1 कक्ष को क्रॉस करके वायु अंतराल में दोनों कक्षों के बीच के क्षेत्र में आ जाएगा, और इसी समय अंतराल में प्रत्यावर्ती स्रोत की ध्रुवता पुनः बदल जाएगी। अब D1 उच्च विभव की स्थिति है और D2 कक्ष ऋण विभव की स्थिति है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तीर के अनुसार कण को एक बार फिर D1 से D2 की तरफ त्वरित करेगी, और कण अधिक वेग और गतिज ऊर्जा से अधिक त्रिज्या के पथ पे वर्तुल गति करेगा, और एक बार फिर निर्धारित समय पे जब वो वायु अंतराल को पार कर रहा है प्रत्यावर्ती स्रोत ध्रुवता बदलकर उसे पुनः त्वरित करेगा, और ये त्वरण करने का पुनरावृत्ति हर बार जब हम वायु अंतराल को कण के द्वारा पार कर रहे हैं तो की जाएगी, और त्वरित कण छोटे छोटे Q∆V अंशों में गतिज ऊर्जा को बढ़ाता हुआ अधिक से अधिक त्रिज्या के पथ पे वर्तुल गति करता जाएगा, और अंत में अधिकतम पर्याप्त ऊर्जा के साथ अधिकतम त्रिज्या के पथ पे आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वो वायु अंतराल को क्रॉस करेगा तो दूसरे D कक्ष में न जाके वो बिना चुंबकीय प्रभाव में सीधा विक्षेपित गति करता हुआ निर्धारित लक्ष्य पे उच्च ऊर्जा के कण के रूप में प्रकीर्णन प्रक्रिया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेगा, और नाभिक की संरचनाओं में परिवर्तन करना या दूसरे किसी कण त्वरित्र के उपयोग जैसी व्यवस्था
इस साइक्लोट्रॉन के त्वरित कण से हो जाएगी। जब कण बीच में उत्पादन के बाद लगातार अपने वर्तुल पथ की त्रिज्या बढ़ाता हुआ सबसे बाह्य वर्तुल कक्ष में अधिकतम त्रिज्या की स्थिति में आ जाएगा तो उसमें अधिकतम वेग और गतिज ऊर्जा होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा का गणितीय सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं किसी वर्तुल पथ पे पथ की त्रिज्या संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणा और आवेश और चुंबकीय प्रेरण के गुणा के अनुपात से प्राप्त होता है। हम संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणा की जगह वर्गमूल 2 द्रव्यमान इंटू ऊर्जा लिख सकते हैं और इस संबंध में दोनों तरफ वर्ग करने के बाद r के वर्ग में q के वर्ग और b के वर्ग को गुणा करके और इस 2m का भाग देके हम अधिकतम ऊर्जा को कण के द्रव्यमान, आवेश, चुंबकीय प्रेरण और साइक्लोट्रॉन की अधिकतम त्रिज्या के संगत गणना कर सकते हैं। और एक साइक्लोट्रॉन में विशाल आकार होता है। मीटर कोटि की साइक्लोट्रॉन ज्यामिति की त्रिज्या हो सकती है। चुंबकीय प्रेरण का मान भी 1 टेस्ला के सन्निकट हो सकता है। तो कण को हम बहुत अधिक ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं और प्रोटॉन जैसे कणों को 70 से 80 MeV जैसी ऊर्जा से भी त्वरित करके किसी नाभिकीय कण पर भेजकर मनचाहे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एक साइक्लोट्रॉन अधिक आवेश मात्रा वाले कम द्रव्यमान वाले कण को अधिक त्वरित करेगा और अगर कार्यरत चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ाया जाता है या साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो त्वरित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा चुंबकीय प्रेरण के वर्ग और साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या के वर्ग अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। हालांकि साइक्लोट्रॉन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित और ताकतवर कण त्वरित्र है जो प्राथमिक आवेशित कणों को अत्यधिक उच्च ऊर्जा पे त्वरित करके दसियों मिलियन EV ऊर्जा स्तर प्राप्त करके नाभिकीय अनुसंधान और उच्च गतिज ऊर्जा के कणों की गतिकी के अध्ययन में उपयोगी बनाता है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन परिसीमन है। एक साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन या किसी दूसरे उदासीन कण को त्वरित नहीं कर सकता है। साइक्लोट्रॉन केवल आवेशित कणों को त्वरित करेंगे और वो आवेशित कण धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश रूप धारण किए हुए हो सकते हैं। साइक्लोट्रॉन वैसे तो सभी कणों को त्वरित कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे द्रव्यमान के कणों को त्वरित करना साइक्लोट्रॉन के लिए मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ऐसे आवेशित कण हैं जिनका द्रव्यमान काफी कम है। उनके आवेश द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश बहुत अधिक है और क्योंकि साइक्लोट्रॉन में त्वरण के लिए जो आवश्यक प्रत्यावर्ती विभवांतर हम किसी प्रत्यावर्ती आवर्ती स्रोत से उत्पन्न करते हैं उस स्रोत की आवर्ती और कण के वर्तुल पथ की आवर्ती एक समान होना जरूरी है। छोटे द्रव्यमान के कणों की आवृत्तियां बहुत अधिक होने पर अत्यधिक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत को स्थायित्व के साथ संचालन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे कम द्रव्यमान के कणों को त्वरित नहीं कर पाता है। दूसरे कणों को भी जब साइक्लोट्रॉन त्वरित करता है तो जब कण का वेग v प्रकाश वेग के तुल्य स्थितियों में पहुंचता है तो स्थिर अवस्था का कण द्रव्यमान ऐसी गतिक अवस्थाओं में गतिक द्रव्यमान के रूप में सापेक्षित रूप से परिवर्तित होने लगता है और कण के गतिक द्रव्यमान में परिवर्तन होने से उसके वर्तुल पथ के आवर्त काल में भी परिवर्तन आने लगते हैं और ऐसी स्थिति में 2 लीटर की आवृत्तियों का कण के वर्तुल पथ के साथ मिलान कठिन हो जाता है। तो हम सभी कणों को एक निश्चित गति सीमा के अंदर ही त्वरित कर सकते हैं। असीमित रूप से कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना साइक्लोट्रॉन में संभव नहीं है। अगले 2 संख्यात्मक उदाहरण हमारी साइक्लोट्रॉन के बारे में समझ को बेहतर बनाएंगे, सभी प्रकार की उलझनों को भी दूर करेंगे, साथ ही साथ हमारी अध्ययन तैयारी को परीक्षा उपयोगी बना देंगे। इस पहले उदाहरण में कहा गया है कि एक साइक्लोट्रॉन की दोलन आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है और इस साइक्लोट्रॉन को हम प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उस कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व का क्या मान हमें संयोजन करना होगा ताकि हमारा फिक्स्ड 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत प्रोटॉन के त्वरण के लिए उपयोगी हो जाए। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि अगर साइक्लोट्रॉन के डी धात्विक कक्ष की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित प्रोटॉन बीम की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन में जो प्रत्यावर्ती स्रोत दोलक की आवृत्ति हम लेते हैं जो यहाँ 10 मेगाहर्ट्ज है वही कण के चुंबकीय क्षेत्र में वर्तुल पथ की आवृत्ति होनी चाहिए। कण का चुंबकीय क्षेत्र में वर्तुल पथ 2πm/qb होता है और अब यहाँ दोलक की आवृत्ति से हमें वर्तुल पथ की आवृत्ति मालूम है, प्रोटॉन कण के द्रव्यमान और आवेश भी हमें मालूम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है और आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम है। तो हम इस सूत्र से चुंबकीय प्रेरण का मान 2πm/q के रूप में निकाल सकते हैं। चुंबकीय प्रेरण की
गणना करने पे पाई की जगह 3.14, m की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg और 2 लीटर की आवर्ती ही कण की वर्तुल पथ की आवर्ती 10 मेगाहर्ट्ज को हम 10⁻7 हर्ट्ज कह सकते हैं और प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर है। अगर इस गणितीय व्यंजन की सरलीकरण किया जावे तो इच्छित चुंबकीय प्रेरण 0.65 टेस्ला ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि अगर डी कक्ष की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर हो तो उत्पादित प्रोटॉन कणों की बीम की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें पता है कण की वर्तुल पथ पर त्रिज्या कण के संवेग में आवेश और चुंबकीय प्रेरण के गुणा का भाग देने से आती है। हम संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणा की जगह ऊर्जा रूप वर्गमूल 2 द्रव्यमान और ऊर्जा लिख सकते हैं। हल करने पे अगर हम वर्ग करें r का वर्ग, q का वर्ग और b का वर्ग एक तरफ आ जाएंगे और इनमें 2 गुना द्रव्यमान का भाग करें तो हमें कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जहां m प्रोटॉन कण का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, q प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, चुंबकीय प्रेरण 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के संगत गणना से हमने 0.65 टेस्ला लिया हुआ था और डी कक्ष की त्रिज्या ही अधिकतम त्रिज्या हो जाएगी वर्तुल पथ की जिस पर कण अधिकतम ऊर्जा के साथ गति करेगा। Q, B और R तीनों का वर्ग करने के बाद 2 गुना द्रव्यमान का भाग देने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा कण की जो ये रूप आया है, इस जूल ऊर्जा को EV में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश का अगर हम भाग दे देते हैं तो ये ऊर्जा EV इकाई में आ जाएगी और इस पूरे गणितीय व्यंजन को हल करते हैं तो ये ऊर्जा 7.28 गुणा 10�6 EV आई है। 10�6 को हम 10 लाख को मिलियंस कहते हैं और ये ऊर्जा 7.28 मिलियन EV प्रोटॉन्स की प्राप्त हो गई है। अगर हम साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या बढ़ा देते हैं, चुंबकीय प्रेरण का मान भी बढ़ा देते हैं तो त्वरित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। एक साइक्लोट्रॉन के केंद्र स्थान पर कण स्रोत से एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए छोड़ा जाता है। क्या इन दोनों कणों को एक साथ एक ही साइक्लोट्रॉन की आवर्ती और चुंबकीय प्रेरण में त्वरित किया जा सकता है? हमें कारण सहित इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमें मालूम है कि साइक्लोट्रॉन में जो कण वर्तुल पथ पर गति करता है उस पथ की आवर्ती कण के आवेश और द्रव्यमान और चुंबकीय प्रेरण के साथ qB/2πm रिलेशन रखती है और ये आवर्ती कण के वेग ऊर्जा बदलने पे भी बदलती नहीं है। हालांकि वेग और ऊर्जा बढ़ने पर कण लगातार उत्तरोत्तर बड़ी त्रिज्या के पथ पे गति करता हुआ त्वरित होता रहता है। एक साइक्लोट्रॉन में वर्तुल पथ की आवृत्ति के बराबर ही 2 लीटर की आवृत्ति होनी चाहिए और 2 लीटर की आवृत्ति एक दिए गए चुंबकीय प्रेरण के लिए कण के आवेश और द्रव्यमान अनुपात पर निर्भर करेगी। अब यहाँ प्रोटॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉनिक आवेश और mu मास E/m है। अल्फा के लिए जिसमें 2 प्रोटॉन का 2 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का 4 AMU द्रव्यमान है और अगर ये अनुपात देखें हम तो अल्फा कण के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात प्रोटॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात से आधा है और ऐसी स्थिति में एक ही आवर्ती दोनों कणों को एक साथ एक ही चुंबकीय प्रेरण में त्वरित नहीं कर पाएगी। हमें 2 अलग अलग संयोजन प्रोटॉन और अल्फा कण के साइक्लोट्रॉन में त्वरण के लिए प्रयोग करने होंगे। लेकिन अगर यही कण अल्फा कण और न्यूट्रॉन होते, दोनों के आवेश द्रव्यमान अनुपात एक जैसे होते तो उन दोनों को एक साथ एक ही साइक्लोट्रॉन में त्वरित किया जा सकता था। इसी प्रश्न का एक दूसरा भाग है। एक साइक्लोट्रॉन के केंद्र में एक बार अल्फा कण और एक बार प्रोटॉन कण को त्वरित करने के लिए छोड़ा जाता है और उन्हें बारी बारी से त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन के डी कक्ष की निकास स्लिट पे अधिकतम त्रिज्या से निकलते समय किस कण का वेग अधिक होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कण जब किसी वर्तुल त्रिज्या R पे गति करता है तो त्रिज्या का मान कण के संवेग द्रव्यमान वेग के गुणा में आवेश और चुंबकीय प्रेरण के गुणनफल का भाग देने से आता है और इस सूत्र से हम कण का वेग qB/m पढ़ सकते हैं। एक ही चुंबकीय प्रेरण और अधिकतम त्रिज्या के संगत कण का अधिकतम वेग आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के संगत है। क्योंकि प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात अल्फा से अधिक है तो अधिकतम वेग निश्चित रूप से प्रोटॉन का अधिक होगा। लेकिन अगर दोनों कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की अगर हम तुलना करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है और उसकी ऊर्जा कोई एक मान q²B²R²/2m हमें प्राप्त हुई है। अब उसी चुंबकीय प्रेरण और उसी त्रिज्या के साइक्लोट्रॉन में अगर अल्फा कण को त्वरित किया जाएगा तो अल्फा का आवेश 2 गुना होने के कारण 2 का वर्ग 4 गुना द्रव्यमान के संगति आ जाएगा और हम पाएंगे कि अधिकतम गतिज ऊर्जा का अनुपात प्रोटॉन और अल्फा का एक ही जैसे साइक्लोट्रॉन में एक जैसे मान के चुंबकीय प्रेरण के लिए एक समान आएगा।
उम्मीद है 20 मिनट की इस छोटी ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से आप हमारी बोर्ड परीक्षा में आने वाले एक संभावित प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। आप जान गए हैं साइक्लोट्रॉन की संरचना और कार्यप्रणाली क्या है और इसका इस्तेमाल करते समय क्या लिमिटेशंस हैं। आप साइक्लोट्रॉन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न भी यकीनन सही तरीके से कर पाएंगे। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इसी तरह से परीक्षा उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और एग्जाम सेंट्रिक नोट्स की आवश्यकता महसूस होती हो तो श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन बटन दबा के प्राप्त करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।